हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ पढ़ा था। उसके पश्चात हमने देखा था कि जो शहरों में जल की सप्लाई है वो किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 11 है, 11वें नंबर का जो वीडियो है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो शुद्ध पदार्थ है उसके बारे में हमने शुरू में जो चैप्टर की शुरुआत में भी हमने चर्चा करी थी। शुद्ध पदार्थ है उसके प्रकारों के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हमने मोटी मोटी जो है वो चर्चा कर ली थी। तो अब हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ है वो संगठन के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। संगठन के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सबसे पहले क्या कहलाते हैं, तत्व। सेकंड हमने यौगिक के बारे में पढ़ा था और थर्ड हमने पढ़ा था मिश्रण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो समभांगी और सेकंड हमने पढ़ा था विषमांगी मिश्रण। तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था और बेसिक रूप से तत्वों के बारे में भी जाना था कि तत्व क्या होते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल वैज्ञानिक के अनुसार तत्व क्या होते हैं, पदार्थ का शुद्ध रूप होते हैं। पदार्थ का शुद्ध रूप क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थ का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और जिन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसमें करवाते हैं तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विभक्त नहीं कर सकते। तो इसको हम किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि तत्व जो हैं वो पदार्थ का क्या होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भी इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, उसके बाद में जैसे ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये जितने भी हैं वो सब क्या हैं, तत्व है। पदार्थों का शुद्ध रूप तत्व कहलाता है। सेकेंड हमने देखा था यौगिक के बारे में। तो यौगिक क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यौगिक देखना, यौगिक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों को, सेकंड जो आता है यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में, कम से कम दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा मिलाने पर बनाने पदार्थ। रासायनिक संयोग द्वारा मिलाने पर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक जो है उनको हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। केवल हम यदि चाहें तो उनको रासायनिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे NaCl, ये क्या है, एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तत्व है, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं रासायनिक संयोग द्वारा तो जो पदार्थ बनता है उसको हमने क्या नाम दिया, यौगिक नाम दिया। तो ये किन तत्वों से मिला यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन से। इसी प्रकार H2O जल जो होता है उसमें
हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। तो ये दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात में, यानी दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का जब मिलता है तो जल का निर्माण होता है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या है तत्व मिलके जल के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने तत्वों के बारे में अच्छे से देख लिया, यौगिकों के बारे में अच्छे से देख ले चुके। अब आता है कि तत्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तत्व है, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उसके बारे में और मिश्रण के बारे में हमने पीछे अच्छे से उसको जान लिया था। समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है उनको उदाहरण के द्वारा हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब आता है कि तत्व है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। तत्व जो है उनको साधारणतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है धातु, सेकंड है अधातु और थर्ड है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, इसमें हम इन तीनों को बांट सकते हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है और उपधातुएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं धातु। धातु, अब जो धातुएं होती है इनको हम भौतिक गुणों के आधार पे परिभाषित करने वाले हैं। भौतिक गुणों के आधार पे हम धातुओं को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं में इसका जो गुण लिखते हैं, तो धातुओं में एक विशेष चमक होती है, एक विशेष चमक होती है जिसे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो धातु में एक विशेष चमक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। सेकंड जो है वो होती है धातुओं का रंग क्या होता है, धातुओं का रंग सफेद, ग्रे या भूरा होता है। सफेद, ग्रे या भूरा होता है। थर्ड, इसमें हम यदि पढ़ते हैं तो धातुएं ताप और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक होती है। और सुचालक होने के कारण यदि वो ताप की सुचालक होती है तो हम जो खाना बनाने के पात्र हैं, खाना बनाने के पात्र ताप की सुचालक होने के कारण इनका उपयोग खाना बनाने के पात्र में किया जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम है, ये इसका उपयोग हम खाना बनाने के पात्र के रूप में कर सकते हैं। इसी प्रकार ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक होने के कारण इन धातुओं का उपयोग जो है वो सामान्यतः धातु के तारों के निर्माण में, धातु के तार के निर्माण में किया जाता है। अब धातु के तार बनेंगे तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको देख सकते हैं। जैसे चांदी, एल्यूमिनियम और तांबा, ये क्या है, विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए इनका उपयोग धातु के तारों के निर्माण में किया जाता है। और सर्वाधिक जो चालक धातु होती है वो कौन सी होती है, चांदी होती है। लेकिन ये महंगी होने के कारण जो धातु के तार है वो एल्यूमिनियम और तांबे से निर्मित होते हैं। उसके बाद में अगला जो इसका यदि गुण देखा जाए धातुओं का, जो फोर्थ गुण यदि हम देखते हैं तो आता है कि जो धातुएं हैं वो तन्य होती है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। और तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातुओं को खींचकर लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो तन्यता का गुण होने के कारण
धातु को जब खींचा जाता है तो उसके पतले पतले तार बना सकते हैं। जैसे सर्वाधिक जो तन्य धातु होती है, सर्वाधिक तन्य धातु वो क्या होती है? सोना। सोना सर्वाधिक तन्य धातु होती है और सोने का यदि एक अनुमान के अनुसार 1 ग्राम जो सोना होता है उससे 2 किलोमीटर तक लंबे जो तार हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे जो तन्य धातु क्वेश्चन आ सकता है कौन होता है? सोना होता है। और सोने से 1 ग्राम जो तार है उससे लगभग 2 किलोमीटर तक उस तार को खींच के लंबा तार जो है वो बनाया जा सकता है। अगला आता है जो 5वां, धातुएं आघात वर्धे होती है। धातुएं आघात वर्धे होती है। इसका मतलब धातुओं को पीटकर, आघात वर्धे का मतलब धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर है उसका निर्माण किया जा सकता है। थर्ड आता है, उसके बाद में जो अगला इसका यदि गुण हम देखें तो अगला जो गुण है वो आता है कि जो धातुएं हैं उसको पीटने पर, धातुओं को पीटने पर उसमें एक विशेष प्रकार की, हम बोल सकते हैं, आवाज निकलती है। उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज या ध्वनि निकलती है जिसे धातुओं का ध्वनिक गुणधर्म, ध्वनिक या सोनोरस गुणधर्म कहते हैं। यानी धातुओं को यदि कठोर सतह से टकराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है जो धातुओं का ध्वनिक या सोनोरस, जिसको हम बोलते हैं, गुण कहलाता है। उसके बाद में धातुएं जो है वो कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती है। सामान्यतः धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन जो मरकरी है, ठीक है, और जो ब्रोमीन है, मरकरी कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव होती है। अपवाद के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपवाद देखें, सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं हैं वो नरम होती है, मुलायम होती है, और नरम और मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि धातुओं में कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, तो उसके आधार पे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और जैसे धातुएं हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, उसके बाद में जैसे हम और अनेक धातुएं हैं जिसके बारे में, जैसे जिंक है, वो भी क्या एक धातु है, तो हम इनको निम्न उदाहरणों के द्वारा पहचान सकते हैं। अगला जो सेकंड आता है वो आता है अधातु। अब अधातु होती है, उनमें कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं जिसके आधार पे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा जो सेकंड पॉइंट है, अधातु। अब अधातु को भौतिक गुणों के आधार पे समझते हैं। तो पहला इसमें जो गुण होता है वो विभिन्न रंगों की होती है, इनके कलर विभिन्न होती है, विभिन्न रंगों की होती है। सेकंड जो आती है इसका यदि वो ताप, एक तो ताप और एक ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है।
तो हम लिख सकते हैं वो ताप की क्या होती है, कुचालक होती है। और ताप की यदि कुचालक है तो हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है, और कार्बन का अपरूप होने के कारण वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। तो इसको हम अपवाद के रूप में भी देख सकते हैं। थर्ड आता है इसका, यदि देखा जाए तो अधातुएं क्या होती है, चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती है। चमकीली, प्रतिध्वनि पूर्ण, या इसमें बोलते हैं ध्वनि का गुण इसमें नहीं होता है, चमकीली नहीं होती है, वह आघातवर्धक नहीं होती है, नहीं होती है, या हम लिख सकते हैं ये भंगुर प्रकृति की होती है। जब इसको हथौड़े से पीटते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। इसका मतलब इस गुण को हम कौन सा गुण बोलते हैं, भंगुरता कहते हैं। फोर्थ यदि इसका देखा जाए तो हम इसको, जैसे चमकीलापन इसमें नहीं होता है, लेकिन यदि अपवाद के रूप में देखें तो जो आयोडीन होती है, आयोडीन क्या होती है, अधातु है, लेकिन वो क्या होती है, चमकीली होती है। कुछ अपवाद है जिनको भी हमें साथ साथ ध्यान रखना है। और फोर्थ हम लिख सकते हैं इसमें भंगुरता का गुण होता है, भंगुरता का गुण होता है। और भंगुरता का गुण होने के कारण जब इनको पीटा जाता है तो ये क्या होते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है, अलग हो जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद में कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, अधातुओं के उदाहरण होते हैं। थर्ड आता है इसमें उपधातु। तो उपधातुएं क्या होती है, इनके बारे में भी हम इनको परिभाषित करके कुछ सीखने वाले हैं। थर्ड आती है उपधातु। उपधातुएं जो होती है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। यानी धातुओं व अधातुओं के बीच के गुण पाए जाने के कारण इन्हें उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन ये क्या है, उपधातु है। बोरॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन बी और जर्मेनियम, जर्मेनियम जीई। तो ये क्या है, सब उपधातुएं कहलाती है। तो इस प्रकार हमने जो तत्व है उसमें धातु, अधातु और जो उपधातु है उसको अच्छे से समझ लिया है, और हमने यौगिक के बारे में भी देख लिया है। अब कुछ मुख्य जो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि वर्तमान में हमें पता है, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। 118, या हम इसको लिख सकते हैं 100 से अधिक। तत्वों की संख्या कितनी है, 118, या हम लिख सकते हैं 100 से अधिक है। आगे जो तत्व हैं उनकी खोज चल रही है। जिनमें से जो 92 तत्व हैं वो क्या है, प्राकृतिक, और जो बाकी जो अन्य तत्व हैं, बाकी तत्व है वो क्या है, मानव निर्मित। 92 तत्व क्या हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, और जो बाकी तत्व हैं वो क्या है, मानव निर्मित है। फिर इसमें जो 11 तत्व हैं वो कमरे के ताप पर, और हमें पता है कि कमरे का तापमान सामान्यतः माना जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। तो 11 तत्व कमरे के ताप पर क्या है, गैसीय अवस्था में है, गैस में उपस्थित हैं। उसके बाद में 2 तत्व है पारा और ब्रोमीन, पारा व
ब्रोमीन कमरे के ताप पर किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। तो 92 तत्व प्राकृतिक हैं और बाकी तत्व मानव निर्मित है। 11 तत्व जो है वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं और पारा और जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे गैलियम है Ga और सीजियम CH, ये जो तत्व होते हैं गैलियम व सीजियम, ये क्या करते हैं? जब इन्हें कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर रखते हैं, इन्हें सामान्यतः हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखने पर कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर, कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप पर, सामान्यतः हम बोल सकते हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो ये क्या रखते हैं? पिघलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो ये भी क्या होता है? इन विशेष तत्वों का गुणधर्म होता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मिश्रण व यौगिक में अंतर, उनको अंतर के द्वारा आसानी से समझने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक रहने वाला है वो है मिश्रण व यौगिकों में अंतर। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा मिश्रण व यौगिकों में अंतर। तो एक तरफ हम मिश्रण लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे? यौगिक लिख लेंगे। तो इसको यदि अंतर के रूप में परिभाषित करते जाएं तो हम लिख सकते हैं कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण, नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जो मिश्रण में जो तत्व और यौगिक होते हैं वो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जो तत्व हैं वो क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तत्व जो हैं वो आपस में क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। सेकंड, जब इसको गुणधर्म के रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो यौगिक है उनमें सदैव स्थायी रहता है। नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी रहता है, हमेशा स्थायी रहता है। थर्ड, हम लिख सकते हैं जो मिश्रण होते हैं उसमें घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं या हम लिख सकते हैं मिश्रण, उसमें उपस्थित होने वाले, उसमें उपस्थित होने वाले घटकों को दर्शा सकते हैं या दर्शाते हैं। और जो यौगिक है तो उसमें हम इसमें लिख सकते हैं नए पदार्थों के गुणधर्म पूर्णतया भिन्न होते हैं। यानी जो भी नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थों के गुणधर्म पूर्णतया
भिन्न होते हैं। और जो अंत में हम इसका यदि अंतर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी जो मिश्रण के घटक होते हैं उनके घटकों को हम भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के घटकों को रासायनिक, यौगिक के जो घटक होते हैं, यौगिक के घटकों को रासायनिक या विद्युत रसायन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, विधि द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। तो हमने मिश्रण और यौगिक के अंतर में पढ़ा कि जो तत्व और यौगिक है वो मिश्रण बनाने में के लिए ही आपस में मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, और उधर जो तत्व हैं वो क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं। सेकंड, हमने देखा कि मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय होता है, परिवर्तित हो सकता है, समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है, लेकिन जो यौगिक बनते हैं तो उसमें जो संगठन है वो सदैव स्थायी रहता है। जैसे H2O, तो ये क्या है, यौगिक है, तो इसमें H और O जो है इनमें कितने परमाणु है वो स्थायी रहते हैं, ये नहीं कि इसको H और O ही लिख दें। थर्ड है, जो मिश्रण है उसमें उपस्थित होने वाले घटकों को दर्शा सकते हैं कि कौन कौन से घटक इसके अंदर उपस्थित है। जैसे कि भाई चीनी है और इधर हमने डाल दिया पानी, तो हम दर्शा सकते हैं कि चीनी डाली है और पानी डाली है। और जो यौगिक है उसमें नए पदार्थों के गुणधर्म, यौगिक में जो नए पदार्थों के गुणधर्म है वो पूर्णतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे H2 और O2, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये जल बन गया। अब इनके और इनके गुणधर्मों में दिन रात का अंतर उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये जो यौगिक है उसमें नए पदार्थ बनते हैं तो वो पूर्णतः भिन्न होते हैं। फोर्थ, हम लिख सकते हैं घटकों को भौतिक विधि द्वारा, जैसे हमने पढ़ा था वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की विधि द्वारा, जैसे नमक है, उस नमक को पानी के अंदर घोल दिया और वाष्पीकरण की विधि लगाई तो नमक अलग और पानी अलग किया जा सकता है। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि जो यौगिक है उसको भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते और इसे केवल रासायनिक या विद्युत रासायन विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि जो मिश्रण और यौगिक है उसमें अंतर क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई शुद्ध पदार्थ हैं और उसके कितने प्रकार है। तो उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले तत्व है, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण के बारे में हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इस प्रकार हमने इनका अच्छे से क्या किया, अध्ययन किया।